हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमारा उच्च न्यायालय वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको उच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट करा दिए थे। ये वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। ठीक है, पावर ऑफ ज्यूडिशरी, पावर एंड फंक्शन ऑफ ज्यूरिडिक्शंस, यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियाँ। ज्यूरिडिक्शंस एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की, उच्च न्यायालय की शक्तियां। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हाई कोर्ट की क्या पढ़ रहे हैं हम? शक्तियां, यानी पावर्स। ठीक है, फ्लो चार्ट में बनाएंगे, अच्छे से समझ आएगा, फिर मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। पहले आता है प्रारंभिक अधिकार या मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक या मूल अधिकार क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब इसको पहले इसी को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरा बताऊंगी। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें मामले सीधे उच्च न्यायालय जाएंगे। जैसे हमने मूल अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय का पढ़ा था, जिसमें सीधे मामले कहाँ जा रहे थे? उच्चतम न्यायालय में। जैसे दो राज्यों के बीच विवाद हो गया, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो गया, केंद्र या राज्यों के बीच में विवाद हो गया, तो इस तरह के मामले सीधे कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, वो उसका मूल अधिकारिता का क्षेत्र है। ऐसे ही मूल अधिकारिता का क्षेत्र या प्रारंभिक क्षेत्र उच्च न्यायालय का भी होता है, जिसमें सीधे मामले कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय में। इसमें कौन कौन से मामले शामिल होते हैं? पहले पढ़ रहे हैं हम प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से मामले शामिल होते हैं? एमपी या एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, विधान सांसद या विधानसभा के सदस्य, एमएलए। ठीक है, सांसद सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, इनमें जब चुनावी विवाद का मामला होगा वो सीधे कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में। यानी सांसद या विधानसभा के सदस्यों के चुनावी संबंधी मामले कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय में। ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार है जिसमें सीधे डायरेक्ट मामले जाते हैं, अपील की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एमपी या एमएलए के संबंधित चुनावी मामले, चुनावी विवाद से संबंधित मामले, चुनावी विवाद। समझ में आया? फिर उसके बाद इसके दूसरा एग्जाम्पल है विवाह से संबंधित मामले। ठीक है, विवाह से संबंधित मामले भी सीधे कहाँ जाएंगे? इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय में जाएंगे। तीसरा है तलाक से संबंधित मामले, यानी डाइवोर्स, तलाक से संबंधित मामले। ठीक, इसके बाद चौथा है उत्तराधिकार से संबंधित मामले या विरासत से संबंधित मामले। सीधे कहाँ जाएंगे? विरासत से संबंधित मामले। विरासत से संबंधित मामले कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में। सीधे अधिकारिता का क्षेत्र आता है इसमें। फिर उसके बाद पांचवा PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। इससे संबंधित मामले कहाँ जाएंगे? सीधे कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में। ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जिसमें अपील की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से संबंधित मामले, यानी हमारे मूल अधिकार से संबंधित मामले सीधे कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय में। फिर हम उसके बाद सीधे, इसके बाद पहले उच्च न्यायालय जाएंगे। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो पहले उच्च न्यायालय जाएगा, उसके बाद वो उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय।
और ये इसका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। तो शक्तियों में पहला समझ में आया उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, जिसमें सीधे मामले कहाँ जाते हैं, उच्च न्यायालय में। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, रिट इंग्लिश में भी इसको रिट ही बोलते हैं, रिट जारी करने का अधिकार। आपको पता है मूल अधिकार के हनन में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आर्टिकल 226 के तहत उसको किसको, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय को कौन से आर्टिकल के तहत अधिकार है, आर्टिकल 32। लेकिन इसमें एक डिफरेंस याद रखना है, उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है रिट जारी करने का केवल मौलिक अधिकार के संबंध में है, लेकिन उच्च न्यायालय का क्षेत्र इस मामले में रिट जारी करने के मामले में विस्तृत है। ये अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हमारे लीगल राइट। ठीक है, अब मैंने रिट आपको पढ़ाई थी, 5 तरह की रिट होती है। ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रेषा, उत्प्रेषण, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो दूसरी शक्ति क्या है कि ये रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ये ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, ये अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन यानी कि नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, नीचे जो लोअर कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार भी किसको दिया गया है, किसको पावर दी गई है, किसको शक्तियां दी गई हैं, उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के संबंध में अंतर्गत क्या आएगा कि उनका प्रशासन संभालने का अधिकार, किसके प्रशासन संभालने का अधिकार, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय का प्रशासन करने का अधिकार किसको है, उच्च न्यायालय को, जो उस राज्य के क्षेत्र अधिकार में आएंगे। ठीक है, जहां पर वो राज्य स्थापित है, कोर्ट स्थापित है जिस राज्य में, उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको 4 शक्तियां बताई। पहली प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार जिसमें सीधे मामले उच्च न्यायालय में आते हैं। फिर उसके बाद रिट जारी करने का अधिकार, मूल अधिकार या अन्य मामलों में रिट जारी की जाएगी आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार का मतलब इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस बोलेंगे, जिसका मतलब है कि ये नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उनका प्रशासन संभालने का अधिकार। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और कौन कौन सी शक्तियां हैं। अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार का मतलब सीधा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें कोई मामला है, ठीक है, उसने अपना फैसला सुनाया, उस फैसले के विरुद्ध अपील करने का अधिकार किसी व्यक्ति को कहाँ है, उच्च न्यायालय में। फिर उच्च न्यायालय के विरुद्ध किसी फैसले के विरुद्ध अपील करने का अधिकार कहाँ है, उच्चतम न्यायालय में। तो ये एक अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ठीक है, अपील किस किन मामलों में होगी, दीवानी मामलों में होगी या फौजदारी मामले में होंगी। ठीक है, तो ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहलाता है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। फिर इसके बाद आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, इसको इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कई बार देवनागरी में भी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, देखो कोर्ट्स है ना ऑफ रिकॉर्ड, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर हम खाली हिंदी में पढ़ते हैं ना तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी कई बार नाम को ध्यान रखना है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं इसको, देवनागरी में भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कौन कौन होते हैं। तो उच्च न्यायालय भी होता है और उच्चतम न्यायालय भी होता है। मैंने उच्चतम न्यायालय की शक्तियां जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि उच्चतम न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब इसका मतलब क्या है, अभिलेख न्यायालय के देखो 2 मतलब होते हैं। पहला, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के 2 मतलब होते हैं। पहला,
पहला समझो कि जितने भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जितने भी फैसले होते हैं, उनकी कार्यवाही होती है या उनके जितने भी फैसले मैंने आपको बताया वो एक रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पुट्टास्वामी केस का एग्जाम्पल दिया था, यानी निजता के केस में प्राइवेसी की बात जब भी होगी तब भी किसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, किसका रेफरेंस दिया जाएगा, पुट्टास्वामी केस का। इसी तरह अगर हम बात करें संवैधानिक के मूल ढांचे के बारे में कि संविधान का मूल ढांचा कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उस मामले में जब भी इस तरह का कोई केस आएगा तो उसमें किसका रेफरेंस दिया जाएगा, केशवानंद भारती केस का। तो आपको समझ में आया, जब भी कोई टॉपिक ऐसा रिलेट में आता है जिसके ऊपर पहले फैसला मिल चुका है तो उस फैसले का रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जब भी प्राइवेसी की बात होगी, निजता की बात होगी तो पुट्टास्वामी केस का रेफरेंस लिया जाएगा। यानी कि जितने भी कोर्ट के फैसले हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, एक साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है जो अन्य फैसलों में सहायता करते हैं। ठीक है, उनको एक मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन का काम करते हैं कि इस टॉपिक पर, यानी मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको निजता के केस में, पुट्टास्वामी केस में ये गाइडलाइंस या ये पैटर्न फॉलो किया गया था, तो आगे जितने भी निजता से संबंधित मामले आएंगे उसमें सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो फैसला है उसको एक साक्ष्य के तौर पर रखा गया, एक अभिलेख के तौर पर रखा गया। तो ये मतलब होता है अभिलेख न्यायालय का। समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है। ये भी अभिलेख न्यायालय का एक मतलब होता है, मीन्स होता है। ठीक है, कि अभिलेख न्यायालय का एक तो मैंने आपको बताया कि इसके जितने भी फैसले हैं वो अभिलेख साक्ष्य के तौर पर रखे जाएंगे। दूसरा कि कोर्ट के अवमानना के लिए दंड का प्रावधान। क्वेश्चन मैंने पीछे आपको जब उच्चतम न्यायालय वाला चैप्टर कराया था उसमें बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ होता है। तो उसमें ये तो सिंपल है, हमें समझ में आएगा कि साक्ष्य के तौर पर रखे जाएंगे फैसले। लेकिन दूसरा पूछा गया था क्या दंड के लिए अवमानना का प्रावधान भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल दंड के लिए अवमानना का प्रावधान भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो समझ में आया, अभिलेख न्यायालय के दो मतलब है, साक्ष्य के तौर पर रखे जाएंगे फैसले, और दूसरा यानी कि उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जाएगा, और दंड अवमानना के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है, अवमानना भी दो तरीके से होती है, इसको भी ध्यान रखना है। अवमानना भी दो तरीके से होती है। एक तो सिविल अवमानना, यानी कि कोई भी गाइडलाइन, कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने दिया, ठीक है, हाई कोर्ट ने अपने राज्य क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी निर्णय दिया, वो कोई व्यक्ति जानबूझकर ना माने। ठीक है, गलती से किसी से गलती हो गई तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर कोर्ट के निर्णय की अवमानना करना, ठीक, उनकी गाइडलाइंस को ना मानना सिविल अवमानना कहलाती है। एक आपराधिक अवमानना होती है, यानी कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसा शब्द बोलना जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो वो आपराधिक अवमानना कहलाती है। इसी के लिए दोनों के लिए दंड मिलते हैं। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति है। ये पूछा गया है पीछे क्वेश्चन के अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा कि अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। जिसको बोलते हैं जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू ये मैंने आपको पढ़ाया है। जुडिकल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी विधि जो संसद द्वारा, वो विधानमंडल द्वारा पारित की गई है, वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, ठीक है, संविधान के निर्णयों के अनुसार बनाई गई है नहीं, इसकी जांच करना क्या कहलाता है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, यानी कि किसी भी विधि की संवैधानिकता की जांच करना क्या कहलाता है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, ये अधिकार है, इसकी शक्ति है कि कोई भी ऐसी विधि है जो संविधान का उल्लंघन करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, वो शून्य घोषित की जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट, ये तो हमें मालूम है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पास केवल राज्य की विधि, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उन्हीं विधि को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति होती है, या संसद द्वारा बनाई गई विधि को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, विधि चाहे केंद्र द्वारा बनाई गई हो, यानी कि संसद द्वारा बनाई गई हो, या राज्य विधानसभा द्वारा, विधानमंडल द्वारा बनाई गई हो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई हो, अगर दोनों विधियाँ या दोनों में से कोई एक विधि संविधान का उल्लंघन करती है तो उच्च न्यायालय भी उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वो बात अलग है कि उसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा, लेकिन इसको भी अधिकार है कि ये केंद्र की विधि यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, समझ में आया।
तो कितनी शक्तियां हमें पड़ी, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार यानी सीधे मामले उच्च न्यायालय में आएंगे। रिट जारी करने का अधिकार, 5 रिट जारी की जाती हैं दोनों मामलों में, ठीक है। ये पीछे पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अनन्य है, रिट जारी करने के संबंध में उसका क्षेत्र अनन्य है, तो अनन्य नहीं है, उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार का मतलब यह है कि उसके जितने भी राज्य में अन्य सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके प्रशासन को संभालना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं अधीनस्थ न्यायालय, उनके निर्णयों के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसको ध्यान रखना है। इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना। समझ में आया? इसके बाद इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार मैंने आपको समझा दिया, सीधे मामले इसमें जाएंगे। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का मतलब है कि उच्च न्यायालय की विवादों के प्रथम दृश्या, गलत लिखा हुआ है, सुनवाई सीधे ना कि अपील के जरिए, ध्यान रखना है, सीधे जाएगी ना कि अपील के जरिए करने का अधिकार निम्नलिखित मामलों में दिया गया है। अधिकारिता का मामला ये लंबा लिखा गया है, ठीक है। जो लंबा लिखा गया है मैंने आपको सीधा उसमें बता दिया, लेकिन आप इसमें देखो अधिकारिता का मामला न्यायालय की अवमानना, संसद के सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, राजस्व के मामले, राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी भी अधिनियम अथवा अधिदेश के संबंध में, लेकिन आपको वो याद रखना है जो मैंने शॉर्ट नोट्स में बनवाया है, ठीक है। नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ मामलों से कोई स्थानांतरित मामले में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट हो गया, उच्चतम न्यायालय के मामले में 4 उच्च न्यायालयों ने कलकत्ता, ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के मामले में मैंने आपको नोट्स में बताया ना, उसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को है और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को है। मूल अधिकार के मामले में जारी कर सकते हैं और अन्य मामलों में भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी इसको जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। पीछे लाइन पूछी गई है कि उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का क्षेत्र अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर उच्चतम, अनन्य का मतलब होता है केवल उच्चतम न्यायालय के पास नहीं है, केवल उच्च न्यायालय के पास नहीं है, दोनों के पास है और उच्च न्यायालय का ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। समवर्ती है, समवर्ती का मतलब है दोनों के पास समान रूप से है, ठीक है, दोनों के पास है। फिर उसके बाद अपीलीय क्षेत्र अधिकार मैंने आपको बता दिया, अपील का मतलब है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई फैसला दिया उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार। फिर पर्यवेक्षण का अधिकार, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र अधिकार जिस राज्य में है उसका क्षेत्र अधिकार वही है, ठीक है। अपने क्षेत्र अधिकार के सभी न्यायालयों की, सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों की निगरानी करे, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया, निगरानी करना, ठीक है। पर्यवेक्षक का मतलब यही तो होता है, पर्यवेक्षक का मतलब निगरानी करना और जांच करना, ठीक है। फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति भी है, अधीनस्थ न्यायालयों को कंट्रोल करने का, जैसे कि उच्चतम न्यायालय सभी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को कंट्रोल करता है, इसी तरह उच्च न्यायालय भी अपने अधीन आने वाले, अपने राज्य के अधीन आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को नियंत्रित करता है। नियंत्रण में क्या क्या शामिल है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, ठीक है। व्यक्ति की पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों से अलग में नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लिया जा रहा था? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के परामर्श लिया जा रहा था। ऐसी जब अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, तो उसमें इनका परामर्श लिया जाता है। फिर उसके बाद यह राज्य की न्यायिक सेवा, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि अधीनस्थ न्यायालयों की जो है उस पर नियंत्रण रखा जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, वही बता दिया मैंने, जुडिकल रिव्यू, विधि की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी शक्ति
केंद्र सरकार तक भी विस्तृत है, यानी संविधान संसद द्वारा बनाई गई विधि की भी संवैधानिकता की जांच उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, ठीक है। मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, कोई भी ऐसी विधि बनाई गई है जो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान के किसी क्लॉज का उल्लंघन करती है, तो उसमें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया गया था। ठीक है, केंद्रीय कानून की जो संवैधानिकता की जांच थी, संवैधानिकता की व्याख्या करने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई थी। मतलब ये है कि केंद्र की ये जो समीक्षा है नहीं कर सकते, केंद्र सरकार की विधि की, संसद की विधि की, लेकिन अब इसे संशोधन अधिनियम 1977 में फिर दोबारा से मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया है 43वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मना कर दिया था, फिर 43वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दोबारा बहाल कर दिया गया। इतना सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो था इसमें जो मेन वो था कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ आपका उच्च न्यायालय वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स जो हैं शॉर्ट नोट्स वही बनाने हैं आपको, बिल्कुल सेम पैटर्न वही फॉलो करेंगे जो उच्चतम न्यायालय का, सिर्फ प्रारंभिक मूल अधिकार क्षेत्र अलग हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट उसमें रह गया, इसमें एक पॉइंट और ऐड करिए, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, कंपनी विवाद। ये मैं अलग से लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और जितने मैंने आपको शक्तियां बताई, सिर्फ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही किससे उच्चतम न्यायालय से अलग है, इसको अलग से नोट कर लो। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, शॉर्ट नोट्स बनाने, इतना सारा बुक का रिवीजन भी नहीं होगा। पहले आपको ध्यान रखना है कि सांसद, ठीक है, सांसद या विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए से संबंधित जितने भी चुनावी विवाद होंगे, चुनावी विवाद से संबंधित मामले सीधे कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। ठीक, इसके बाद कंपनी विवाद, ये रह गया था, कंपनी विवाद, कंपनी से संबंधित कोई भी विवाद होगा वो कहाँ जाएगा, सीधे उच्च न्यायालय। इसके बाद विवाह से संबंधित विवाद कहाँ जाएंगे, सीधे उच्च न्यायालय। विवाह से संबंधित विवाद, तलाक से संबंधित विवाद। नेक्स्ट आता है मूल अधिकार से संबंधित विवाद, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार की हनन हुआ है तो सीधा कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। फिर उसके बाद PIL से संबंधित यानी जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका से संबंधित मामले सीधे कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए। फिर उसके बाद सीधा जो और है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय की तरह समान शक्तियां हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बस ये अलग है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसको ये ध्यान रख लेना, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको सिर्फ फ्लो चार्ट याद रखना है कि कौन कौन सी शक्तियाँ उसको मिली हुई हैं। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके और इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर कराया था इसमें जो आर्टिकल बताए थे वो वाले इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई से आर्टिकल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पूछे गए हैं तो आगे इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने कराए थे वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो और शक्तियाँ हैं वो सेम ऐसी हैं जैसे उच्चतम न्यायालय की। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला भाग फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।